हेलो। हेलो 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 हेलो। अरे इसको क्या रुक रुक के हेलो 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 हेलो।
या ना अरे बाप, इतना आवाज है कि यहाँ से माइक का आवाज जा रहा लग रहा फिलिप तुम्हारे को। हॅलो हॅलो हॅलो, काय रे? आमच्याकडे आलन बंद का नाही ना? ओमकार भाऊ यांनी माईक चालू करून दिल्याबद्दल त्यांचे आभार. आणि हे सांगा या, नका ठेवू ना. हा ना, आभार. हे 70 करून हे सांगा या, असं पिळून मिळून नका ठेवू. तुम्हाला पहिलीच वाट लागली आहे, नाही पैसे तुमच्याकडनं घेणं ते. हॅलो 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 हॅलो. कोई बात नहीं, मैं सब एडजस्ट करेगा. तूने चालू कर दी तो भी कुछ बात नहीं है. हाँ, इतना नकल नहीं करने की आदमी ने. मैं तो बोलेगा तुम तो यहाँ दिख के लो. क्या करेंगे अपन? कुछ नहीं कर सकते. हाँ. हाँ. तो अभी स्टार्ट करते हैं. गुड गुड मॉर्निंग किसने बोले? क्योंकि छुट्टी नहीं मिली. ठीक है, नालायक को. चलो. क्लास 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल क्या क्या थे सर? कितने? कौन मेरे को बोल सकता है कि 14 में से एटलीस्ट 8 9 कौन बता सकता है? मेरे को लगता है 8 बता. आपका नाम क्या है? आकांक्षा. क्या 8 बता सकते हो? क्या 8? कोई भी 8. देखो, पहले 3 4 5 तो बहुत इजी है. क्या क्या इजी है सर? सबसे पहले काम बांटेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क. काम बांट के चलेगा नहीं, साथ में देना पड़ेगा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर काम कैसे भी करे तो चलेगा कि नहीं? डिसिप्लिन है. फिर हमने देखा था कि सर एक पर्सन, एक सुपीरियर एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा. आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. बोला हाँ. मैं वही बोला, मैं तो रुका हुआ हूँ एक ही जगह पे. यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या? पूरे ग्रुप को डायरेक्शन देना. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. मैं फ्री में काम करूंगा क्या? नहीं. रेमनेशन. फिर आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन का. सर ऑर्गेनाइजेशन का सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. फिर अपन ने और एक एक देखा था. क्या देखा था बेटा? ऑर्डर. ऑर्डर मतलब क्या होता है? सीक्वेंस. जो चीज जहां थी उसको वहीं पे रखना. फिर बाद में हमने क्या देखा? चीज देखी थी. कौन सी बेटा? हायरार्की, लेवल्स. उसको क्या बोलते हैं? अरे हायरार्की देखी थी, वो तो सेंट्रलाइजेशन बाद में, मतलब अपन तो रैंडम ले रहे है ना. स्केलर चेन, हायरार्की. अरे हायरार्की है ये. देखिए हायरार्की मतलब ये लेवल्स. आप किसको कोऑपरेट करोगे? स्केलर चेन. ठीक. फिर क्या? सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन कहां पॉसिबल है? अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो बेवकूफ. बड़ी है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा. ठीक है. फिर हमने देखा प्रिंसिपल इक्विटी. सारे प्रिंसिपल और सारे एम्प्लॉय मेरे को कैसे इक्वल इंपॉर्टेंट. फिर बचे 2 3. मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो मेरे को पता होना चाहिए कि मैं कितने टाइम पीरियड के लिए हूं. मतलब क्या? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी. ऑफ स्टेबिलिटी मतलब क्या? कितने टाइम पीरियड के लिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए. और लास्ट में सिर्फ एक में दिक्कत आती है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. वो भी समझ जाना चाहिए. खुद से होकर एक्शन लेना. लास्ट वन टीम वर्क है. स्पिरिट डिकॉप्स. ठीक है, ये 14 प्रिंसिपल थे. आओ एफ डब्ल्यू टेलर से स्टार्ट करेंगे. एफ डब्ल्यू टेलर. ठीक है. एफ डब्ल्यू टेलर टॉक्स अबाउट. ये कौन थे सर? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है. वो कौन से थे? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे. ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है. ये दो में से एक फिलिंग द ब्लैंक जनरली आपको दिवाली वाले जो एग्जाम आएगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें पूछेगा ही पूछेगा. टर्मिनल में पूछेगा ही पूछेगा. ठीक है, क्योंकि तुम्हारी मैम को, तुम्हारे सर को स्मार्ट कूल बनने की थोड़ी सी कोशिश करनी है, तो वो इसके द्वारा कोशिश करेंगे, है ना. जिस दिन आएगा एग्जाम में याद करना मेरे को. अब इनका भाई इतिहास है सर, चलो इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते. 1856 के अंदर में 1856 के अंदर में ये बॉर्न हुए थे. और 1915 को इन्होंने अपना कारोबार निपटा के चले गए. was an American who started his career as a mechanist in a Midwell Steelworks in Philadelphia, and gradually throughout his work and progress rose to a position of chief engineer. He introduced his observation and experiment based on a scientific data. Taylor's approach toward a management is termed as a scientific management. For this contribution in the development of management thought, he is known as father of scientific management. एफ डब्ल्यू टेलर. टेलर है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, और हेनरी फ्योल है तो मॉडर्न मैनेजमेंट. ठीक है ना. अबे देखो, कुछ नहीं, किसी को अगर याद रहता है तो ऐसे ही याद रख लो. हेनरी नाम एकदम मॉडर्न लगता है.
ठीक है ना, FW टेलर, टेलर ऐसा पुराना नाम रखता है, तो हेनरी बोला तो ऐसा मॉडर्न, तो मॉडर्न मैनेजमेंट, इतना ही रख लो भाई याद। ठीक है ना, अब दुनिया में इससे आज कुछ नहीं हो सकता बेटा, इस लेवल पे आ चुका हूं मैं। देन प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय साइंटिफिक टेक्निक रादर देन अ थंब एंड ट्रायल और एरर अप्रोच। ये बोलते हैं कि सर देखो, किसी भी मतलब किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, तो उसको आप किस वे से ढूंढना, साइंटिफिक वे से। ट्रायल एरर मेथड मत लेना सर, ट्रायल एरर मतलब क्या होता है, चलो ट्राई करते, हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, बट ये चीज के अंदर में आपका नुकसान हो सकता है सर, कैसे? सिंपल है, ट्रायल और टाइम जाता है। आप अगर फेल हो गए तो आपका कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा, आपके रिसोर्सेस वेस्ट हो गए। ठीक है, आपके दोनों रिसोर्सेस वेस्ट हो गए, नेचुरल रिसोर्सेस भी और ह्यूमन रिसोर्सेस भी। ठीक है, पिछले 2 दिन में आपने धूप नहीं देखी होगी, आज धूप साक्षात क्लास के अंदर आ रही है। जस्ट पुणे थिंग। हाँ, मे बी आफ्टरनून तक के एनवायरमेंट चेंज हो जाए, है ना। पुणे के अंदर, पुणे में सब देख लिया, बस सिर्फ बर्फ दिखनी बाकी है, तो गारा पड़ता ना, आता बर्फ बस। बस फिर पुणे मतलब हर एनवायरमेंट, हर हर कुछ नहीं बचा यहाँ। ठीक है ना, सब देख लिया हमने। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दिस प्रिंसिपल। ठीक है ना, कसम से यार, ये पिछले हफ्ते होना चाहिए था ये सीन, तो मैं 2 चीजें उड़ा ही देता, 14 प्रिंसिपल और साइंटिफिक मैनेजमेंट, रहो एब्सेंट। ठीक है ना, मजा आ जाता ना, और नहीं तो क्या। देखने तो ऑनलाइन कौन कौन है। अच्छा, इतनी बारिश तेज आ रही है कि ये ऑनलाइन भी नहीं आ पाए। बोला होगा किसी ने कि भैया वो बिजली बिजली कड़केगी, तुमने फोन पे लॉग इन किया, बिजली कैच करेगी, तुम वही भस्म हो जाओगे। ऐसा कोई तो अफवाह फैला के गया लगता। और आस्था अपनी परंपरा को कायम रखती हुई घर बैठ के। हाँ, देन देखिए, पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैं पहले वही अपना एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप रीड करना, फिर साथ में रीड करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा दिन खेल नहीं चलने देने वाला मैं, नहीं तो ऐसे से तो पोर्शन होगा अगले साल। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या, रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सस्टेन विद इन ये बोलते हैं अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन, तो आप उसको साइंटिफिक वे में लेना। ठीक है, ट्रायल नहीं, मतलब मान लो कि अगर आपको घर पे कितनी बार होता है, आपने अगर सोसाइटी में देखा होगा, तो कोई हेवी फर्नीचर लोड कर रहे हैं, या फिर टीन शेड होते ना, टीन की शेड्स वो लगाने के लिए वो लेके जा रहे हैं, तो वो कभी भी स्टेयरकेस से कितनी बार नहीं जाते, रेडीमेड फर्नीचर बड़ा है, तो उसको क्या करते हैं वो, लेफ्ट नहीं, वो रस्सी से बांध के खींचते, बट वो साइंटिफिक वे में खींचते कि किधर से प्रेशर देना चाहिए, किधर से खींचना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ा फिर वो थर्ड फ्लोर पे लेके जाना, सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, है ना। हाँ, फिर वो ऐसा गिरा मस्त से वार्डरोब, और वो सब अपना अपने चारों साइड से खुल गया, बोले अब सब पार्ट अलग हो गए, आराम से लेके जाओ ऊपर। ठीक है, ऊपर लेके जाके ड्रिल कर लो उसको। तो ये क्या है, साइंटिफिक है। कितनी बार होता है, जैसे एक बताता हूँ मैं साइंटिफिक मेथड का। यहाँ पे जो वर्कर्स आए थे, एक्चुअली उनका काम था, वो जो बेंच आया उस दिन, उधर से हमने बोला था कि वो एक्स्ट्रा एक निकालना, उन्होंने ट्राई किया, उनसे नहीं निकला वो। ठीक है, वो कितने दिन तक पड़ा हुआ था, फिर ये सीए इंटर के बच्चे गए उधर, उनको वो बेंच की तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, इनका दिमाग खराब हो गया, बोले अब तो ये बेंच को बाहर ही निकाल करेंगे। मैंने निकाल लो तुमसे, तो मेरे पास में है, क्योंकि मेरे को मालूम था कि वो लेबर ने किया, मैं थोड़ा ना दिमाग लगाऊंगा। तो मैंने लेबर ने करके देखा, नहीं निकलता, बोला भैया तुम अपना दिमाग रहने दो, मत लगाओ। तो बोले सर निकाल लिया, तो मैंने निकाल लिया, तो तुम क्लास से निकाल लो, फिर निकाल लो, बोला परमिशन तुम्हारे को, बोले हाँ, बोले आप दे रहे हो परमिशन, बोले हाँ। वो बाकी के लोग, वो का तो पता नहीं, वो दिया ने अकेले ने निकाल दिया उसको। वो नहीं नहीं निकाला, वो बड़ी बात नहीं है, वो हेवी कितना है, हमारे तो 3, मतलब उसको वहां अगर इसमें से निकालना, वो एक के बस की बात नहीं, 2-3 के बस की बात है। तो उसने मतलब 2 और उसको सपोर्ट के लिए, पर पूरा दिमाग लगा के लोट लाट के उस औरत ने यहाँ ला, तो पागल है क्या। तो उसने दिमाग लगा, साइंटिफिक मेथड उसने यूज किया, बोले सर ऐसा एंगल लिया, वैसा जो भी कुछ है, वो क्यों गया, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अगर आपको ही बोलूंगा अभी यहाँ से बेंच लेके जाओ, तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सामने कांच है, थोड़ा ध्यान से लेके जाना है, तुमने इधर से लिया, उधर से फ्री कर दिया सब, क्यों ना कल को हम वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे पर्दा लगा के बैठ रहे हो वहां पे, ये होगा इनके लिए, नहीं क्या, ठीक है। ऐसा क्या मैसेज आया मेरे लिए,
सर हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड समझा वापस बेटा तू पढ़ पहले, तू पहले पढ़ और लेक्चर देखा कर, अगर रिकॉर्डेड नहीं समझा तो पूछ, या तो तू ऑफलाइन आ। पलक यही ना अपने सेम नहीं, ये नहीं क्या वो, अच्छा अलग है क्या? ओ फिर ठीक है, फिर बच गई तू। अगर तू वही होती तो तेरा प्रोग्राम, बेटा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, अरे बेटा मैं पहले किधर गया, खोल नोटिफिकेशन मैसेज के अंदर रखे। मैं वही बोला कि अरे औरत, अरे जरा ध्यान देना, इसके पहले भी ऐसा हुआ था, कौन था स्टूडेंट, अगर तू तू निकले ना वो ध्यान रखना। फिर आगे का पॉइंट है वो, मैं अभी साइंस रूल कम वो उस पे, सच एक्साइटेड गर्ल यू आर। कहां से हो बेटा पलक आप? पुणे से हो? हाँ साइंस, हाँ पुणे से ही हूँ, कोंडवा से। अरे तो फिर ऑफलाइन का क्लास फीस मजा आएगी आपको, ऑनलाइन में क्या रखा है? हाँ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब क्या ये बोलता है ट्रायल और एरर मेथड से कभी भी आप जाओ साइंटिफिक डिसीजन, किसी भी काम को करना है, जैसे गाड़ी पार्किंग में भी लगानी है तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, वाला नहीं है। कितने लोगों को फोर व्हीलर आती है यहाँ पे, अच्छी से आती है, कर लेंगे बट गाड़ी पार्क, मैं देता हूँ तेरे को नीचे अपने पार्किंग पर, वो पिलर के बाजू वाला जो एग्जैक्टली वहां गाड़ी पार्क करनी है तेरे को, फोर व्हीलर करेगी क्या? स्लोप से लाके लगानी है पक्का, सर की बीएमडब्ल्यू करनी है सर। अगर उसका लाइट फुटो तो 2 लाख, ज्यादा नहीं, उतने में डाउन थे, क्यों ट्रायल, वही वही है ना, आप साइंटिफिक मेथड अप्लाई करोगे, कितने डिस्टेंस से गाड़ी को टर्न करना है, जिसको पता है उसको पता है, ठीक है तो वो हो जाएगी। मतलब क्या है यहाँ पे साइंटिफिक मेथड, ट्रायल और मेथड नहीं। तुमको तुम्हारा दोस्त बोल रहा है, चलो ट्रिप पे तक गाड़ी आती है, हाँ चलो मैं ट्राई करता, ट्राई। मैंने फर्स्ट टाइम फोर व्हीलर जब सीखा था, फर्स्ट टाइम मैंने, हाँ हाँ, जब नहीं नहीं मैं अपनी एक्सपेरिमेंट करके हो गया, तो मेरे को जब फर्स्ट टाइम किसी ने फोर व्हीलर सिखाई होगी तो तुमको जान के शौक होगा, मेरे को लड़की ने फोर व्हीलर सिखाई है, मेरी फ्रेंड ने, है ना, नहीं नहीं तुमको वैसे नहीं, और सीखी कहाँ पे होगी, हाईवे पे। मैं ऐसे ही, वो ड्राइव कर रही थी, शुभम सर के घर जा रहे थे, ठीक है ना, तो मैं बाजू में बैठा हुआ था, तो मैंने बोला, तो वो मेरे को बोल रही थी, अरे बोले कार सीख लेना चाहिए ये वो, मैंने देख भाई मेरे घर पे कार है नहीं, और मेरे को नहीं पसंद कि मैं किसी को अप्रोच करूँ कि मेरे को कार सिखा, कार सिखा, दूसरे की कार पे क्यों सीखे ना, कुछ नुकसान हो जाए अलग बात है, और दोस्तों में अकेला नहीं अलग बात है भाई, फोर व्हीलर कोई नहीं रिस्क लेता, ठीक है। तो उसने इसलिए सीखी क्योंकि उसके घर पे थी, बट ऐसा भी नहीं है यार, गाड़ी पूरे हाईवे पे चलाते विलाते लेके गई हो, तो बोले उसमें क्या बड़ी बात है, बोले कार चलाना इजी इजी है, बोला ठीक है किसी दिन सिखा देना, बोला किसी दिन क्या, अब भी सिखाती। उसने गाड़ी रोके, हैंड ब्रेक खींच लिया, ठीक है फिर, और नगर उधर, अच्छा मैंने सीखी, ये गाड़ी का किस्सा तो बहुत खतरनाक था, ठीक है सर, एक्चुअली मम्मी जॉब को जाती है, ओ अच्छा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप घर संभालो अच्छी से, पढ़ाई करो, कुछ भी हेल्प लगती बताओ, ठीक है। तो अब इसने मेरे को कार कितनी, देखो मैं एक तो रूल बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, तुम मेरे को सिर्फ जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे, तो उसने मेरे को पहले इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, हैंड ब्रेक खींचा था, बोले पहले ब्रेक दबाने का रहता, बोले पूरा ब्रेक दबा दे, बोला बोला बढ़िया, ठीक है, बोले गाड़ी स्टार्ट करी, बोले गाड़ी स्टार्ट, ठीक है, बोले क्लच दबा, बोले क्लच पूरा, बोले गियर डाल, बोले गियर डाल दिया फर्स्ट, है ना, उतना समझ में आता, वो तुम्हारे जैसा नहीं बताना पड़ता, 1 2 3, उतना सेम से हमको देख के समझ में आता, मतलब 1, बोले ठीक है, बोले धीरे धीरे क्लच छोड़, बोला धीरे धीरे क्लच छोड़, बोले एक्सीटर दे, गाड़ी आगे खींचती जा रही बंद, वो बोला नहीं ना उसने, गाड़ी बंद, 3 बार बंद, 4 बार बंद, उसने लगा के हैंड ब्रेक भी नीचे उसने कर लिया था, फिर वो बोले कि बोले गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, बोला वो सब छोड़, ये ब्रेक कब छोड़ने का है, क्योंकि उसने क्या बोला, ब्रेक दबा, उसने क्लच छोड़ने बोला, मैंने क्लच छोड़ा, उसने एक्सीटर देने बोला, मैंने एक्सीटर दिया, और उसने ये थोड़ी ना बोला कि ब्रेक छोड़ो, है ना।
है ना। कितना, हाँ 250 आओ तुम। मैं, अरे उसका भी किस्सा सुनाऊंगा बाद में। वो उड़ाई थी गाड़ी, बता में वो ऐसे ही तो उड़ाई थी वो। तो इनका चल, अरे एक्सीडेंट नहीं मतलब क्या है कि जब तक क्लच छोड़ तब तक नहीं ना। फिर वो थोड़ी, नया आदमी से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इधर से एक्सीडेंट, वो बोलती गाड़ी मतलब बंद हो रही है बंद हो रही है। फिर बाद में उसने बोला अरे, फिर उसको मैंने जब धीरे से इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा, मैंने ये ब्रेक कब छोड़ने का है। फिर मैं मस्ती कर रहे थे हम तो, है ना। फिर मेरी फट रही थी एक्चुअली, क्योंकि भाई हाईवे पे अपन, है ना, और ट्रक विक जा रहे वो, क्योंकि विंडो नीचे थी, क्योंकि विंडो नीचे रखी थी देखने के लिए। तो वो हवा लगती ना, मैं बोला भाई, मैं तू देख, मेरा कुछ नहीं, गाड़ी तेरी है। नहीं मैं उसका क्या है, वो जान दे ना, हम इतना इज्जत नहीं देते। तो मैं बोला यहीं से घर तरफ, उसका भाई इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है बॉडी बिल्डिंग में, तो सोचो कितना। उसके भाई को चिढ़ाने के हम एक्चुअली, मतलब बड़ा था हमारे से, मुंह पे नहीं कभी चिढ़ाया, आपस में दोस्त दोस्त की बात है कि उसका भाई एक बार मिलने आया था कि कौन कौन दोस्त है ऐसे। ओ ओ क्या मतलब, उसका बाइसेप इज इक्वल टू आवर थाइज, सीरियसली। तो आया चार पांच लोगों के साथ में, है ना, ऐसे ऐसे तो आया, और कोई इंसिडेंटली उसके मतलब, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो वो आके मिलके गया, तो उसकी हाइट इतनी थी। हाँ इतनी इतनी हाइट थी, मतलब मेरे से थोड़ी छोटी थी, किसी ने काम के जितना आता होगा ये वो। तो बोले मेरे भाई का बाइसेप देखा क्या, मैंने बोला पहले लेवल में आने बोल। भाई से बोले नहीं नहीं, इतना मन पे नहीं लेने का, पागल ही मालूम पर दबा दिए प्रोग्राम नहीं। इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका ऐसे अरे उसके भाई के किस्से सुने हमने, इसलिए उसके भाई के साथ में बहुत लिमिटेड मस्ती करी हमने, है ना। उसके भाई ने एक बार, उसको किसी ने छेड़ दिया था, तो और ऊपर से बोल दिया, उसके भाई को चैलेंज कर दिया कि बोले हेलो हेलो, कि उसने बोला बता कि अरे मेरे भाई को पता चला पंगे हो गए ये हो गए, तो बोले तेरे भाई को डरता क्या, तेरे भाई को घर में घुस के मारूंगा। मैसेज किया उसको, ये मैसेज उसके भाई ने पढ़ लिया, अब इसका भाई ने उसको घर में घुस के मारा। अच्छा मारा भी इतना कि आगे वाले का तो पता नहीं, इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया मारते मारते। आगे वाले को कितना फोड़ इमेजिन कर सकते हो। उसने मेरे को बताया कि उसने 5-6 मुक्के सिर्फ छाती में मारे, मतलब मर गया था। तो इसलिए क्या देखो, जिम वालों को थोड़ा सा तो, फिर उसने सीखा, फिर दूसरे बार जब मेरी गाड़ी चली, मतलब फिर चला कि देखो, सिंपल कर सकते हैं, एक चीज बहुत इजीली समझते हैं। मैनुअल इज एन अ बाइक, ऑटोमेटिक इज एन अ स्कूटी, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। पूरी जजमेंट पे, ठीक है। अगर आप और मैनुअल चलते हो तो फिर दिक्कत है सर, क्योंकि वो वर्दी के अंदर क्लच एक्सीलेटर मैनेज करना, गलती से तुमने क्लच की जगह पे एक्सीलेटर दबाया तो चौथा केस, तीन, दूसरा मम्मी का सुबह तीसरा केस आया, पुलिस वाले को दिया, एक पुलिस, हाँ अरे तो कल हुआ, बट न्यूज तो आ जाएंगी ना, तो अभी मैं तो आज सुनाऊंगा, इतना इंस्टेंट थोड़ा। और एक तो पुलिस वाला एक्सपायर्ड हो गया, तो चौथा तुम लगाओगे, तो फिर देख लिया मैंने। और उस छोड़, और एक बात मेरे को पता है, उसने सिखाई नो डाउट, बट बाइक की वजह से एक चीज पता है, अगर न्यू बाइक अगर किसी ने सीखी है, तो जब आप क्लच छोड़ते हो ऑटोमेटिक गाड़ी आगे जाती है, एक्सीलेटर की जरूरत नहीं, सेम फोर व्हीलर का है। तो फोर व्हीलर को तो एक्सीलेटर नहीं भी तो भी गाड़ी चलती है, एक छोटी 5-10 की स्पीड से चलती रहती है। तो वो की वो चला रहे हैं। तो अब हाईवे पे, हाईवे से हम नजदीक नजदीक जा रहे हैं, शुभम सर का घर मेन रोड से थोड़ी दूरी पे है, तो उसको बुलाया था कि मेन रोड पे तू आ जाना लेने के लिए। वो शिरूर रहते ना, शिरूर में, हम शिरूर जा रहे थे। तो फिर सेकंड गियर डाला, बड़े मुश्किल से सेकंड गियर डाला, गाड़ी ने थोड़ा सा पिकअप पकड़ा, अब आया मेरे को मजा, है ना। और ये आदमी मेन रोड पे आया गाड़ी पे, और इसने देख लिया कि दीपेश गाड़ी सीख रहा है, ये क्या कर रहा है, स्कूटी लेके मेरे सामने सामने। मैंने मस्ती में डाला तीसरा गियर और दिया एक्सीलेटर, उसके कसम से बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा रह गया कि उसको मैं तो उड़ गया था उस दिन।
बच गई, तो इसलिए कभी कोई गाड़ी सीखे उससे मस्ती नहीं करना। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सर आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, फिर कोई लॉगिन करके देखो तेरे। हेलो 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 हेलो। तू कौवा बन के क्यों आई आज? एक बार करके दिखा, कहाँ है कहाँ है? मेरे पास में काम देर के नहीं है ऐसा। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? कॉरिडोर। सर विच कार? आई थिंक सो बीट थी। नहीं बीट थी, बीट, बीट थी। बीट नहीं थी। शर्वोलेट की बीट कौन सी थी? शर्वोलेट बीट ही थी, क्रूज नहीं थी। बीट थी दिखती, या तो बीट ही थी, वो बीट ही थी। रिट्स, रिट्स। अरे रिट्स थी क्या बीट थी? अरे रुको ना, मैं कंफ्यूज, सर के पास में थी, सेम लुक है दोनों का। रिट्स, रिट्स बीट थी, अच्छी थी। अभी उसको बोला उसने कि उसने किया लिया ना अभी सेल्टॉस, मतलब अभी उसको चलाता। फट रही क्या आवाज? क्यों है? कोई आवाज नहीं फट रही है, झूठ तुम। मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ ना, हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे चेक करने को। किसको किसको इशू हो तो बताना इसमें। अच्छा होता होगा, वो तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो 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 हेलो, क्या कर रहे हो? चलो नेक्स्ट की तरफ में आओ, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हो रहा है क्या? ला एक मिनट, ला इधर फोन ला। वो ये कर दे, उसका ब्राइटनेस कम कर दे। हेलो। देखो अभी क्लियर है क्या ऑनलाइन वालों आवाज? ये अवनी पुतला की इससे आवाज मेरी चाह रही है। यस, एंजॉय। कोई बैटरी सेविंग मोड कुछ है इसका? हाँ बस। तो चलो बेटा अब स्टार्ट कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा जुगाड़ नहीं होगा मेरे से। इधर से म्यूट करना पड़ता है, किसी दूसरे फैकल्टी ने भी अगर ये एक्सपेरिमेंट किया तो पहले बोले यहाँ से म्यूट करें, नहीं तो दो दो आवाज एक साथ में घूमेगी, है ना? फिर डायरेक्ट चौथा पॉइंट पे जाना पड़ेगा। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। हार्मनी मतलब क्या? पीसफुल, झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि अगर मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में अगर झगड़ा रहा तो क्या वो अच्छे से काम करेंगे क्या? नहीं, वो धरने पे पड़ जाएंगे, है ना? अभी ऐसे मेरे को अगर सर ने बोल दिया कि है ना दीपेश को बहुत डांटा बेटा, मेरे को दूसरे दिन मैं लेक्चर में टाइम पास ही ज्यादा करूंगा, ऐसे अगर कोई इशू है मैं लेक्चर ही नहीं लूंगा। मैं दूसरी यहाँ पे क्या ढूंढूंगा? रीजन ढूंढूंगा सर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में पीसफुल नहीं। अच्छा ये कौन सा वर्क है बेटा? ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट के अंदर में टीम वर्क है, बराबर है? अगर टीम वर्क है तो टीम ने मिलकर काम करना चाहिए। अगर टीम में अगर आप मिलकर काम नहीं करोगे तो क्या आपका गोल, टारगेट, एम अचीव होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? हार्मनी होना जरूरी है। इसलिए कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिस्प्यूट अगर है, दो ग्रुप में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करना पड़ता है? उनको रिजॉल्व कर लो टाइम टाइम से, ठीक है ना? हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। मेंटल रिवॉल्यूशन, व्हाट इज इन मेंटल रिवॉल्यूशन? सिंपल सी बात है, देखो यहां पे इंसान है, अगर आप कंटिन्यू 2-3 साल स्टडी करो तो आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी क्या? नहीं, मेंटल रिवॉल्यूशन आना जरूरी है ना? और देखो ये रिवॉल्यूशन कैसे आता है? बहुत सारे तरीकों से आता है। डेवलपमेंट प्रोग्राम रखे जाते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस काम के अंदर में कर रहे हो इसके अंदर में आपका फ्यूचर है क्या नहीं। अगर फ्यूचर दिखा तो ऑटोमेटिकली इंसान मोटिवेट होते रहता है इस तरीके से। देन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अभी मैंने बताया कोऑपरेट मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करोगे तो आपका गोल होगा। अगर आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल काम करोगे, मान लो कि तुमको प्रोजेक्ट दिया, स्कूल में होता था, स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन दिया, कभी किसी ने ग्रुप में प्रेजेंटेशन दिया? प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5।
ठीक है, जब स्कूल में प्रेजेंटेशन दिया था, वेरी गुड, आयशा बोल रहा, हर्षित बोल रही है, ठीक है। अब क्या है कि जब प्रेजेंटेशन दिया तो आपको इसे ग्रुप में डिवाइड किया गया था, है ना? आचल बोले सर मैं भी, यस। तो काम डिवाइड कर लिया तुमने, बट आप सब मिलके प्रिपेयर कर रहे थे क्या? जी हाँ, क्योंकि मिलके प्रिपेयर करेंगे तभी हम अच्छी से प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, तू तेरा प्रिपेयर कर, ये रहा, और वहां पे जब आप प्रेजेंट करोगे तो कोऑपरेशन रहेगा ही नहीं। तो आपको इंडिविजुअली वर्कआउट नहीं करना, आपको वर्कआउट करना एज अ टीम, और जब आप टीम में वर्कआउट करते हो तो आपको कोऑपरेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कितनी बार हम भी कोऑपरेट कर लेते, मान लो कि मेरा एक आधा लेक्चर लेट हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पे ऑलरेडी रोड्स बहुत खराब है। आज भी मैं जब सुबह आया हुआ था तो बहुत सारे पेड़ वेड़ गिरे हुए, है ना? और महानगर पालिका बहुत जल्दी आती है वहां पे, मतलब इंस्टेंट, कितनी बार तो इतनी इंस्टेंट आती है कि पेड़ गिरा हवा में ही पकड़ लेती है। हाँ, तो अब रीजन सिंपल है, मेरे को अगर लेट हो रहा होगा, हमारे इधर मालूम पड़ गया कि सुबह गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया सुबह 6 से लेकर 9 तक 10 तक रोड का काम चलने वाला है, तो इन बिटवीन दिस ट्रैवल बंद रहेगा, क्योंकि सिंगल रोड है हमारे यहाँ का। तो उस टाइम पे मैं मैसेज करके बोल सकता हूँ कि भाई एक काम करो आप, ठीक है, एक काम करो आप, क्या, कि भैया किसी और पर्सन आज के दिन मेरी जगह पे आप लेक्चर ले लो, मैं आपकी जगह पे लेक्चर ले लूंगा। तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, कोऑपरेट करना चाहिए ना सर। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कोऑपरेट करने की जिम्मेदारी किसके कंधों पे आती है? किसका नुकसान है बेटा, किसके वजह से नुकसान है? ये बैचलर के वजह से बेटा। किसी को भी गाँव जाना है, कहीं जाना है बेटा, दीपेश सर के भरोसे पे लड़ाई लड़ लो। दीपेश सर जल्दी भी आए घर से तो क्या, और दीपेश सर घर पे लेट भी गए तो क्या, दीपेश सर संडे को भी लेक्चर ले लिए तो क्या, हाँ ना? हाँ, एक बार मेरे साथ में हुआ था, नवनीत सर ने प्रैंक किया मेरे साथ। नवनीत सर देखो, तुमको नहीं मालूम, अगर सोचो कि तुमको, अब जनरली तुम जो बहुत टाइम से पढ़ रहे, तो अगर मैं आपको फोन करूं और वो फोन मतलब मिस कॉल गिर जाए, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? टेंशन आएगा कि ऐसे मजा आएगा? टेंशन आएगा एक बार का कि साला सर ने भी फोन किया, ठीक है ना? अब सेम केस मेरे इसमें होता है, नवनीत सर जनरली फोन ही नहीं करते, हमारा कम्युनिकेशन बहुत कम, मतलब फोन पे नहीं, जब यहाँ पे बात हुई जाती है, क्यों फोन करके हम क्या बात करेंगे सर, कैसे हो? 2-3 गालियां बकेंगे उधर से, बोल बक फोन रख, है ना? क्या मैसेज में क्या करो, हेलो सर, व्हाट्सएप, हाउस, है ना? सर हाउस लाइफ इज गोइंग, व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, नो, पुरानी वाली, ऐसा क्या बात करेंगे? तो उस दिन मेरे को सर का फोन आया 12:20 को, मेरे को टाइम याद है, 12:21 पे से 12:20 को फोन आया, है ना, बताया था, और वो मिस कॉल गिरा। एक्चुअली 3-4, मतलब वो रिंग बजी, मैं उठाने ही वाला था कि क्या हुआ, मैं पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ते टाइम फोन उल्टा रखता हूँ, तो हाँ, तो मेरा रात का टाइम है पढ़ने का, तो नहीं नहीं, पढ़ ही रहा था, बोलने की बात, लैपटॉप लेके पढ़ते ही है, तो है ना, मेरे को लगा मैसेज आया होगा, टेक्स्ट मैसेज आते रहता कितनी बार, है ना, वो लिमिट विमिट खत्म हुई, एनएसडीएल सीडीएसएल पता नहीं किसके किसके, फिर वो कंटिन्यू वाइब्रेट किया, तब समझा कि कॉल है, मतलब जब तक उठाने का वो कट गया। तो मैं बोला अरे, फिर सर का फोन देखा, 2-5 मिनट सोचने लगा, मतलब इतने रात, इतने रात में क्या कांड है भाई, किसने क्या कंप्लेंट कर गई अपनी? फिर मैं सोचा विचार, फिर मैं पहले गैलरी में गया, गैलरी से फोन किया, बोला हेलो, सो गया था क्या? अब रात के 12:30 बजे आदमी क्या करे? नहीं, दिल में तो इच्छा आती कि नहीं सर, स्विमिंग पूल में था, अभी अभी बाहर आया, बताओ आपका फोन खुजाएगा कौन? बोले नहीं सर, पढ़ रहा था, प्रमोशन की बात आ जाती तो। मैं पढ़ रहा था। बोले वो दिल्ली थे उस टाइम पर कॉन्फ्रेंस के लिए, हाँ, तो बोले मैं दिल्ली से अभी फ्लाइट है बोले मेरी, तो बोले मैं सुबह पहुंचूंगा 5-6 बजे, तो बोले मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो बोले अगर हो गया तो तू पहला लेक्चर ले लेगा क्या, है ना? और लेक्चर कितने का था, शायद 7:30-8 का पहला लेक्चर था, सातारा रोड का, वो वाला लेने की बात कर रहे थे सर। अब किसमें हिम्मत है सर को नहीं बोले कि नहीं लूंगा? मैंने नहीं नहीं सर, ले लूंगा। बोला ठीक है, बोले मैं सुबह आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि लेक्चर लेने के लिए। मैंने नहीं, आप अभी बताओ ना यार, सुबह उठना पड़ता है प्लानिंग से। तो मैं सुबह फटाफट आवर के उठ गया, मैंने मम्मी को बोल दिया, जैसे उठा कि मम्मी किचन में, मैंने मम्मी टिफिन मत बनाओ। बोले क्यों? मैं आज लंच उधर ही है, ऑफिस वालों के साथ कर लूंगा। जब क्या घर पे थोड़ा ना सच बोलना पड़ता, झूठ तो बोलना ही पड़ता। और इतने सुबह उनको कैसे परेशान करो, क्योंकि मम्मी के माइंड में 8:30-9 का टाइमिंग रहता मेरा, और वो 7:30 मतलब बहुत जल्दी होता है कि मेरे को 7 को तो निकलना पड़ता है। बोले नहीं नहीं, मैं जाता हूँ।
तो मैं कब से मैं के लिए बैठा हुआ हूँ घर में रेडी होके कि अब फोन आएगा, तब फोन आएगा, अब फोन आएगा। फिर जब टाइम नजदीक आ गया मैंने ही फोन कर लिया, है ना, कि भाई क्या है क्या नहीं। तो वो फोन ऑफिस से उठाया, मतलब कि भाई हाँ सर तो आ गए हैं, सर लेक्चर लेंगे। मेरा खाना भी गया, जल्दी उठा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मालूम क्या, उठते से सीधा नहाने जाना ना, ये एक डिफिकल्ट टास्क है सर। जब तक के, इसलिए हम लोगों का जब तक के सिर पे वो आधी एक बकेट पानी कंटिन्यू नहीं जाता ना, तब तक होश में नहीं आता आदमी, क्या भैया आंखें ही नहीं खुलती। कि मैं शॉवर में भी सो चुका हूं। समर में शावर ले रहे थे, एक बार खड़े खड़े इतना मस्त लग रहा था वो ठंडा पानी, मतलब वहां सो जाओ यहाँ पे थोड़ी देर, मजा आता है ना। तो होता है जी। तो मेंटल रिवॉल्यूशन सर, कोऑपरेशन, है ना, तो कोऑपरेट बहुत ज्यादा हो गया बेटा। फिर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन नोज। बट ये बोल रहे हैं कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टाइज। ये बोल रहे हैं कि किसी को अगर मेरे को जॉब पे हायर करना है, मान लो कि मेरे को मार्केटिंग के लिए पर्सन चाहिए, तो क्या मैं एमबीए इन फाइनेंस वाले को अपॉइंट कर लूं क्या? बोलो क्यों? क्योंकि वो फाइनेंस वाला है। मेरे को किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? एमबीए इन मार्केटिंग वाला, मार्केटिंग जो हाथ धोके कस्टमर के पीछे पड़ जाए, है ना। सच में मार्केटिंग वाले को सैल्यूट है, छोड़ते ही नहीं कस्टमर। मेरे साथ में कितनी बार ऐसा हुआ कि सेल्समैन इतना पावरफुली कन्विंस करता मेरे को सच में चीज नहीं लेनी, बट उसका कन्विंसिंग पावर देख के कि अपने को शर्म आती है यार, लेना पड़ेगा यार मजबूरी में, तो चल भाई तेरी खुशी के खातिर कुछ तो ले ही लेता हूं। तो दैट्स द पावर ऑफ मार्केटिंग, सेल्समैन, division of responsibility. Then last one is development of employer or employees for greater efficiency or maximum propensity, मतलब प्रॉपर है ना, प्रॉस्पेरिटी। अब बात समझने की कोशिश करो, अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इनमें कम्युनिकेशन गैप है तो बहुत अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ये जितना फ्रिक्वेंटली मिलेंगे उतना इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये बॉन्ड आपको हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। अगर एम्प्लॉयर को लग रहा है कि मैं भारी, है ना, हमारे एम्प्लॉय को कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे से नहीं चलता। और एम्प्लॉय को अगर ये लगता होगा कि अगर आज हम हैं इसलिए हमारा एम्प्लॉयर है, तो मतलब क्या है, जब तुम ऐसे फाइट करोगे तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम दोनों अगर इक्वल इंपॉर्टेंट हो, तुम दोनों एक दूसरे को इक्वल वैल्यू दोगे और दोनों एक साथ के मिलकर काम करोगे, तब आप गोल अचीव कर सकते हो। समझ में आएगा यहाँ तक? चलो एक बार आप फटाक से इंग्लिश में पढ़ो, फिर मेरे साथ में वापस रीड करेंगे और लाइन बाय लाइन जाएंगे। तो कौन बात की तो बेचारी किधर गई, वो पलक। सुन बेटा पलक, आपने पूछा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। अगर डिस्प्यूट है तो डिले होगा। मान लो ना कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन को अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन को अफेक्ट होगा, सेल्स को होगा, प्रॉफिट को होगा। तो तुम्हारी इंडिविजुअल इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से किसको अफेक्ट किया गया बेटा? ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट हो गया, है ना। वाह, बच्चों के पास में भी वन प्लस के फोन है। हाल हाल।
अरे तेरा नहीं मेरा वजह, क्या बात। Your sell CNC order of NCC placed by risk team 200 quantity has been successfully executed at the average price of 342। कितना पैसा है, कितने भाई कितने, 342 into 200। तू तो देखी मत बेटा, ज्यादा नहीं, 68,400। अरे वो लिया हुआ था, उसको बेचने के लिए बोला ना बाबा, पैसा ही पैसा। क्या एक ही इसमें थोड़ा ना लगा था, और इतना नहीं है सच में भी कि फुल टाइम वो वैभव सर का काम। नहीं इंट्राडे मेरे को बता, तुम मेरे एंगल से कहां से पॉसिबल। मैं शर्मा है, राठी थोड़ी ना है। नाम मेरा दीपेश है, बोलो आगे कुछ। वो गंगा धाम पे ना ऐसा स्टॉप है, वहां पे सब पैसा खाली हो रहा है सिग्नल के आगे जाके। गंगा धाम का सिग्नल ना से टूवर्ड्स ऐसा ऊपर जाते ना, उधर लेफ्ट हैंड साइड पे सारा पैसा खाली हो रहा है। फिर थोड़ा सा आगे गए कि वैभव सर ट्रक को रोक रहे हैं। तो मेरे घर कैसा लास्ट है, कुमार पृथ्वी। तो वो मेरे बिल्डिंग तक आता है तो कुछ इतने बच रहा। मैं ऐसा चिल्लर समेट रहा हूँ उसे। बोरी की बोरी तो पहले वालों ने उठा ली। नहीं नहीं, वैभव सर के पहले भी एक स्टॉप आ रहा है। तू नहीं समझेगी बेटा, प्राइवेट जोक है हमारा। ये जोक सिर्फ जिसके हो रहे हैं उसको समझता है, और जो बोल रहा है उसको समझता है। मेरे में ये भी टैलेंट है। तो तेरे को अगर ये जोक समझना होता तो बस आजू बाजू में देखने का, जो हंस रहा है उसके ऊपर में हो रहा है। उसने कंट्रोल करने की भी कोशिश करी, चलो फटाफट कर लेते। चलो हो गया, डन। डन विथ रीडिंग। सी, science not rule of thumb. In order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the method developed throughout scientific analysis। ये बोलते हैं कि ट्रायल एरर मेथड, क्या हुआ बेटा। हाँ वैसे हाँ इधर का फोन का, चलो चलो ठीक है। हाँ हाँ आता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे एक्सपेरिमेंट हो गया मेरे घर तो। नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि सर आपकी इफिशियंसी इंप्रूव होगी। रूल ऑफ थंब मतलब क्या है कि भैया ट्रायल एरर मेथड से बेटर है आप साइंटिफिक एनालिसिस मेथड यूज करो। रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। व्हाट इट मींस रूल ऑफ थंब, थंब मतलब क्या, ट्रायल और एरर। ये किस पर डिपेंड करता है, मैनेजर के पर्सनल डिसीजन। मेरे को ऐसे लगता है, मेरे को वैसे लगता है, मैनेजमेंट बोलता है तेरे को कैसे लगता है, वो तो रहने दे, तू साइंटिफिक रूल अप्लाई कर। ठीक है, टेलर इंसिस्टेड अपॉन अ साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। छोटे से छोटा काम करना है ना, साइंटिफिक वे से करेंगे। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद अस सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल और एरर मेथड। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी। मैंने बताया था तभी कि नेचुरल रिसोर्सेज भी सेव हो गए और ह्यूमन रिसोर्सेज भी सेव हो गए, एंड रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। एक चीज एडवांस में समझा तो शांत से सुनना। स्टैंडर्ड आप अचीव कर पाओगे ऑन द बेस ऑफ ओनली कंट्रोल।
कंट्रोल आपको हेल्प करता है स्टैंडर्ड अचीव करने में। सर नहीं समझा, स्टैंडर्ड बताओ। मान लो चितड़े की भाकरवड़ी सबने ही खाई है। जब आपने लास्ट टाइम खाई थी और जब अभी खाई है, टेस्ट में कितना डिफरेंस है? जीरो। स्टैंडर्ड है उसके टेस्ट का, बोला हाँ या ना? उसकी जो इंग्रेडिएंट है वो फिक्स है। अब क्या है कि ये प्रोसेस है ना पूरी, स्टार्ट टू एंड, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, ये जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्ट अगर लास्ट में भाकरवड़ी बनने के बाद में टेस्ट किया रहता वहां का जो भी XYZ पर्सन है, तो बात बनती क्या? नहीं। थ्रू आउट द प्रोसेस आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। इतना ही मसाला डालना है ना, जो भी कुछ है इतने ही इंग्रेडिएंट डालना, इतना ही करना। ये जब आप स्टेप वाइज स्टेप, स्टेज वाइज स्टेज कंट्रोल करोगे, जब आपने जो स्टैंडर्ड सोचा है वो अचीव होगा। समझ में आ रहा? स्टैंडर्ड डायरेक्ट एक बार प्लान किया और डायरेक्टली रिजल्ट आएगा, स्टैंडर्ड अचीव नहीं होगा। कंट्रोलिंग आपको हेल्प करता है स्टैंडर्ड अचीव करने में। और अगर आपको स्टैंडर्ड अचीव करना है तो आपको साइंटिफिक मेथड यूज करनी पड़ेगी। मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि अगर किसी को लगता है कि वो एक दिन पढ़ के 90% लाएगा, वो पूरी बुक ऐसे रीड करके निकालेगा, नहीं आएगी। साइंटिफिक मेथड से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर साइंटिफिक मेथड मतलब क्या? जो इजी टॉपिक है पहले वो उड़ाओ, मीडियम टॉपिक फिर वो उड़ाओ, फिर टारगेट करो डिफिकल्ट को। तुम उल्टा करते, तुम टारगेट करते डिफिकल्ट को, क्योंकि इजी मेरे को आता, डिफिकल्ट की पढ़ाई होती नहीं, फिर टेंशन आता, फिर इजी भी खराब करके आते। ये साइंटिफिक है। मैंने आपको डे 1 के अंदर में साइंटिफिक मेथड बताई थी 90+ स्कोर करने का, ये साइंटिफिक है। क्योंकि ये आपने बचपन से एक चीज सुनी है कि जिस दिन जो पढ़ा उस दिन, क्योंकि अपना माइंड फ्रेश रहता है, वो जल्दी ग्रास्प करता है, ग्रास्पिंग पावर उसकी अच्छी उस टाइम पे। फिर सेकंड चीज हमने सीखी थी 1 टाइम ऑफ राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ रीडिंग, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी उसके अंदर में फंक्शन कर रही है। आप हाथों से लिख रहे हो, आप मुंह से बोल रहे हो, आपकी नजर भी लिखते टाइम पे बुक पे ही होती है। तो पूरी बॉडी, बॉडी मतलब क्या, जो भी वर्कआउट है उसके ऊपर में कर रही है। और जब आप मुंह से बोलते हो ना, तब आप कभी भी एक फील करना, जब मैंने बोलता हूँ रीड करो, आज तक के रीड करने वाला सिर्फ आंखों, अब नया फैशन है आंखों से रीड कर रहा है। आप मुंह से भी नहीं बोल रहे हो, क्योंकि जब मुंह से हम वर्ड बोलते हैं ना, वो दिमाग तक जाते हुए ऐसे, है ना, क्या बोलते हैं उसका, हैमरिंग करते हैं कि ये वर्ड है, ये वर्ड है। जब आप राइटिंग करते हो, जब आप बोल के पढ़ते हो, इसके अंदर में आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं मिस्टेक कम होने के, क्योंकि स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन आपका इंप्रूव होते जाता है। नहीं तो वर्ड वहां पे याद नहीं आता एग्जाम में, रीजन ये है, ये साइंटिफिक मेथड। आओ तो टेलर बोल रहा है इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट इनटू अ बॉक्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान। अगर आपको कोई आयरन शीट भी बॉक्स के अंदर बनानी है, वो भी आप साइंटिफिकली प्लान करो कि क्या सा डालेंगे। होती है इसकी प्लानिंग, होती है। अब आप देखो ये मूवर्स और पैकेट्स आते हैं, हम उसी टेम्पो के अंदर में हम जितना सामान रखते उससे कई ज्यादा सामान वो रखते। उनको पता है कि इसको कैसे बिठाना है, वो साइंटिफिक वे में बिठाते। इधर इतनी सी स्पेस, वो हर स्पेस यूज करते। हमारा 100% टेम्पो ऑक्यूपाइड होना, और वो जब करते हैं उसमें 70% 60% ऑक्यूपाइड होता, फिर भी स्पेस बच जाती है। क्या? साइंटिफिक मेथड, क्योंकि उसको पता है कि इसको कैसे एडजस्ट करना है ना। मेरे को पता है मेरे सिलेबस को टाइम पे कैसे खत्म करना। मैंने डे 1 पे बताया कि मेरा सिलेबस सबसे स्लो चलता है, ऐसा सबको लगता है। एट द एंड ऑफ द ईयर दीपेश शर्मा का पोर्शन खत्म हुआ रहता है, विद 2 से 3 बार क्लास में पढ़ाने के बाद मैं रिवीजन लेते चलता हूँ, एक कंसेप्ट को 3 बार बोलता हूँ, फिर भी खत्म हो जाता है टाइम रहता। कैसे? दैट्स द मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। क्योंकि दिवाली तक के मैं एकदम धीमे, क्योंकि मेरे को पता है ना किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। इसके लिए मैंने अपने 2 साल खोटी करी। पहले साल सबसे लेट पोर्शन खत्म हुआ मेरा, फिर मेरे को गाली पड़ी। दूसरे साल में थोड़ा लेट ना, गलती कहाँ हो रही, फिर मैंने देखा कि भैया कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं और अननेसेसरी अपन टाइम दे रहे। फिर समझ में हाँ, ये तीसरे साल से जो हुआ भैया, अब ना रुकता मैं। तो harmony not discard, harmony not discard. According to this principle, there should be a harmony between a employee or management. This condition will help in minimizing conflict between them. अगर कोई conflict होगा, कोई झगड़ा होगा, तो आप properly coordinate करोगे ही नहीं। Perfect understanding between employees and management will help in creating healthy work environment. मेरे को एक बात बताओ, तुमने कभी देखा होगा कॉर्पोरेट के अंदर में जो ग्रुप बहुत फ्रेंडली रहता है, जिनकी बॉन्डिंग अच्छी रहती है, वो ग्रुप फटाफट काम कर लेता। क्यों? हार्मनी है ना, पीसफुल, सब मिलके काम कर रहे, कोऑपरेट कर रहे एक दूसरे के साथ में। और जहां पे एक दूसरे के पैर खींचा खींची है, वो ग्रुप कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। क्यों? आपस में ही नहीं पटती इनकी। एक आधे को एक आधा इशू आ गया,
ठीक है, वो सवाल ही नहीं कर रहा। मान लो अगर कल को ओमकार भैया नहीं है यहाँ पे, टेक्निकल इशू आया, सारी फैकल्टीज को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, सबसे पहले हाथ ऊपर कर लेते ना अपने वैभव सर, दीपेश सर को बुला के लेके आओ, है ना? तुमने स्टार्टिंग में देखा ना, कोई नहीं मिला, पहले ओमकार भैया भी जब नहीं होते, ओमकार भैया ट्राई करते नहीं हुआ, जा दीपेश सर को लेकर। हाँ तो पुरान में बोल दो, जाओ मैं नहीं करता सर, मैं, मेरा काम थोड़ी ना, मेरा काम ही क्या टेक्निकल नहीं, मेरा काम है लेक्चर लेना, ऐसे से लेक्चर हो पाएगा क्या? नहीं। देन मेंटल रिवॉल्यूशन, हाँ ये जरूरी है सर। Taylor introduced the concept of mental revolution. This principle focus on change in the attitude of employees and management toward each other. Both should realize their equal importance in the organization. There should be a full cooperation. Mental revolution मतलब क्या? मैं महान, ये अगर माइंड में है तो तुम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप दोनों को समझना पड़ेगा, बोथ आर इक्वल, एम्प्लॉयर भी इक्वल है, एम्प्लॉय भी इक्वल है, तब जाके काम बन पाएगा, है ना? मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हारे मेंटल रिवॉल्यूशन के लिए कुछ करूँ एज अ स्टूडेंट के लिए, मतलब मेरे को लगता है ना? अपन एक कंसेप्ट लाएगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे इज एन चिल डे, है ना? मस्त से यहाँ पे लाइट विट लगवाते, गाने वाने बजवाएंगे, यही गाएंगे वेंगे, डांस वेंस फुल रिलैक्स, फिर मंडे रिलैक्स होके, संडे रिलैक्स होके, मंडे से फिर से स्टडी। बोला हाँ या ना? हाँ ना? बुलाओ तुम्हारे पेरेंट्स को, बुलाओ, तो बताता हूँ तुम्हें। बोले हमको मालूम है तुम कैसे हो। नहीं बेटा, तू ऑनलाइन क्या वीडियो में एंजॉय करेगा हर्षित? कौन कौन सैटरडे को फिर अगर ऐसी पार्टी रही तो क्लास को आएगा? जल्दी बताओ, पार्टी एंजॉय करने के लिए। सर सिर्फ आज ऑनलाइन आया हो? अच्छा, आर्यन बोल रहा है मैं, पलक बोल रही है मैं, वाह, प्रणया बोल रही है मैं, स्वरा बोल रही है मैं, आर्या बोल रही है मैं, वाह, हर्षित तो है ही, बहुत बढ़िया बेटा, है? पढ़ना लिखना है नहीं। और अच्छा ये मैं बोल दूं कि मंडे टू फ्राइडे अब अपन एक नया लाते हैं कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे और सैटरडे देंगे टेस्ट। आप बताओ बेटा कौन कौन आएगा बेटा, है ना? अलग बोल रही है ना, ना मैं ना आ रही, मैं ना आ रही, पल्लवी बोलती मैं नहीं आ रही, हर्षित भी नहीं आ रहा। ठीक है, वाह बेटे वाह, प्रणय भी ऐसे ही उल्टे। अच्छा, कृतिका बोलती मैं आ जाऊंगी, सागरिका बोल रही मैं आऊंगी। ठीक है, पहले क्लास को आओ बेटा। ईशा बोल रही मैं, कैसे नालायक हो तुम? ठीक है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो रिवॉल्यूशन, cooperation not individualism, the principle emphasize on a mutual cooperation between workforce, employees and management. Due to cooperation, trust, team spirit, etc., internal competition will turn into a healthy working environment. हमारी कंपटीशन एक दूसरे से है ही नहीं सर, है ना? मेरा को, तुमको क्या लगता है एसपी वालों का कंपटीशन मैथ्स वालों से होगा, है ना? दीपेश सर का और वैभव सर का कंपटीशन नहीं। अच्छा एसपी है तो कमाई किधर होगी, मैथ्स है तो सीए में आएगा, उधर से कमाई होगी, है ना? मेरी नहीं होगी, इसकी होगी, एकेडमी की तो हो रही है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एज अ टीम वर्कआउट कर रहे हैं। जेलेसी वाला फैक्टर मेरे को तो नहीं लगता कि एज फार एज टीचिंग कंसर्न की, टीचिंग में मेरे को किसी को लेकर जेलसी हुई होगी कभी। भले ही कितनी बार ऐसे होता है कि भाई कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, वो बहुत हमारे साथ में था, हम प्रोग्रेस कर, नहीं जेलसी होना क्या? मेरे लाइफ का एक सिंपल रूल है, उसके नसीब का वो खा रहा, सबके नसीब सेम नहीं है, उसका हार्डवर्क उसको पे ऑफ कर रहा, जिस दिन अपना रहेगा उस दिन अपने को होगा, एज सिंपल एज दैट, उसमें किसी से जलने की क्या बात है? ठीक है, जलो पॉजिटिव वे में, ऐसा जलो कि साला उससे ज्यादा तुम फिर वर्कआउट करके ज्यादा स्टूडेंट बिठाओ, ज्यादा पैसा कमाओ, दैट्स द जेलसी। किसी को गाली देना पीछे से, है ना, बैक बिचिंग करने, इट्स नॉट द, उसको जेलसी नहीं बोलते। जेलसी सब सारे वर्ड पॉजिटिव है, अपने निगेटिव बनाया उसको, कि मतलब किसी ने कार ली तो उसको स्क्रैच मार दिया, जेलसी कारण नहीं। जेलस हो महंगी लो, उससे महंगी लो, उसने सेकंड टॉप लिया, तुम टॉप मॉडल लेके आओ, दैट्स द जेलसी वाला फैक्टर, है ना? हाँ, चलो आगे बढ़िए। Cooperation, not individualism. देखा, division of responsibility. Proper division of work should always be accompanied with a division of responsibility between manager और employees. Manager अपने employees के बीच में काम बांट देगा। Major planning is done by the top and middle level management. मैंने समझाया था क्या? कितने लेवल है? टॉप, मिडल, लोअर। ये प्लानिंग बनाता है, ये देखता है कि प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, और ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन में रहता है। ठीक है, बट ये भी एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी प्लानिंग करते ही है, सब लोग प्लानिंग करते ही है।
Manager should always help, encourage, and guide the employees. It helps for the best performance of manager as well as employees. Development of employer or employees relation employee for greater efficiency or maximum prosperity. Base performance of any organization always depend on the skill and capability of its employee to a great extent. Thus, providing training and development programs to the employees whenever required is very essential. It ultimately affects the probability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. हर एम्प्लॉय को उसके टैलेंट स्किल को बढ़ावा देने का काम एम्प्लॉयर में करना चाहिए, जिसके वजह से दोनों के अंदर में बॉन्डिंग क्रिएट हो और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो करे। ये 6 पॉइंट के अंदर में अब किसी को कोई दिक्कत ऑनलाइन ऑफलाइन? बताओ बेटा इधर क्या है तो। वापस करो ना एक्सप्लेन, लेकिन कौन सा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बेटा सबके बीच में काम बांट देना। ठीक है, जितने एम्प्लॉयज है उनके बीच में काम बांटना, बट आप काम कौन से बेसिस पे बांटोगे बेटा? जैसे उसकी स्किल्स रहती, जैसे उसका टैलेंट रहेगा। जैसे मान लो कि अपने क्लास में 4 लड़कियां हैं और 4 लड़कियों के बीच में मेरे को अगर घर का काम बांटना, मतलब कोई मेरे घर पे फंक्शन है तो जिसको मेहंदी आती है उसको मेहंदी का काम दूंगा, जिसको कुकिंग आती है उसको कुकिंग का काम दूंगा। ठीक है, जिसको डेकोरेशन का काम आता है उसको डेकोरेट करने का काम दूंगा, और जिसको कुछ नहीं आती उसको झाड़ू पोछा दे दूंगा बेटा। एज सिंपल एज दैट बेटा। बताओ इसमें से पलक आपको क्या आता है? सर बोले डेकोरेशन कर लोगे, झाड़ू पोछा नहीं करना। बताओ बेटा क्या आता है आपको घर काम में? सब आता है, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। ये 4 लोगों की जॉब गई, सिर्फ एक को ही अपॉइंट करेंगे। ठीक है, मम्मी नहीं रहती ना, हाँ बात तो सही है बेटा। हम भी बहुत सीखे बेटा, जब इधर आए पुणे में तो बाहर रह रह के सब सीख गए। चलो आओ आगे बढ़ते हुए चलेंगे। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, चलो आओ। चाय छोड़ना इतना आसान नहीं है यार। जिंदगी में मेरे को कोई चीज मुश्किल नहीं गई है जितना मेरे को इसको छोड़ने के लिए मुश्किल जा रहा है। मेरे को कभी तुमने देखा होगा कि क्लास में एकाएक ही आलस नहीं आता है, कभी नहीं। जब से ये चाय का प्रोग्राम आया ना, तब से आलस आ रहा है। हाँ हाँ, कल उन्होंने दूध का चाय बोला, बोले सर इसका लाया उसका लाया, नहीं पिया मैंने चाय। बीच में एक बार पिया था। हाँ, अरे मैं खाली पेट, मेरा टाइमिंग खाने का नहीं है ना, तो एसिडिटी नहीं होता रे। सुबह बहुत गड़बड़ रहती मेरे को, मेरा रोड पता है कि। हाँ तो लेमन टी चालू है ना अभी कुछ दिन के लिए। नहीं यार, जरूरी है, हर चीज में बैलेंस होना जरूरी है। यस सर, यस सर। बोलो सर। 1 मिनट रुकना, ये भी चालू है, आज थोड़ा सा जुगाड़ में।
ज्यादा मार्क्स मिले, इसको कम मार्क्स मिले। इधर से बंद करने का, इधर से उछल गया। देख तो मेरे हाथ से क्यों करवा, तू फेंक, हम कैच करते। चलो बेटा अब देखो वर्क स्टडी, ठीक है, वर्क स्टडी, वर्क स्टडी। आओ बेटा तुम इस पे फोकस करो। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। सम ऑफ द मेजर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलो। पहला वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर में पहला क्या आएगा बेटा? टाइम स्टडी। देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। वर्क स्टडी मतलब क्या है? हाँ, अब जिसके भी घर पे बिजनेस है, अब मान लो, है ना, उसके घर पे प्रिंटिंग का बिजनेस है ना, नाम क्या भाई तेरा? साहिल। अब साहिल के घर पे प्रिंटिंग का काम है। अब मेरे को एक बात बताओ कि इनके जो भी प्रिंटिंग शॉप है ना, शॉप ही बोलते हैं ना उसको, प्रिंटिंग शॉप, हाँ, क्योंकि वो शोरूम रहता है, ये रहता, मेरे को इतना नहीं मालूम। तो प्रिंटिंग शॉप है, इनके शॉप पे एम्प्लॉइज भी है। कितने एम्प्लॉइज है भाई? एस्टिमेटेड बता दे, 5, 6, 10। 3 एम्प्लॉइज है। क्या इसके पापा को ये पता है कि किस काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है? द आंसर इज यस। वर्क स्टडी मतलब क्या है? काम कैसे किया जाता है, काम को करने में कितना वक्त लगता है, और हम काम कैसे आसानी से करते हैं, ये किसको पता होना चाहिए? मैनेजर को, एम्प्लॉयर को। अरे तभी तो उसका कंट्रोल रहेगा अपने एम्प्लॉय पे, नहीं तो उसका एम्प्लॉय अपने को बेवकूफ बनाएगा कि नहीं इतने सर में इतना टाइम लगता, अपने को भी लग रहा है। हाँ, इसके पापा का वर्क स्टडी है क्या? जी बिल्कुल वर्क स्टडी है। अब इसमें एक नहीं स्टडी, 4 इसमें, 4 इसमें कैसे? टाइम स्टडी। व्हाट इज इन बाय टाइम स्टडी? किसी काम को करने के लिए कितना वक्त लगता है ये पता। मान लो कि 1000 प्रिंट निकालनी है और लैमिनेट करना है, ठीक है, ये काम इसके पास में है। तो इसके एम्प्लॉय ने बोल दिया कि भैया वो प्रिंटिंग के लिए 2 घंटे लगते हैं। इसके पापा वाले पागल समझा जाए, आधे घंटे के अंदर में प्रिंट होके निकलता, ठीक है। फ्रेम करने के लिए 2 घंटा, कितना हुआ? 2.5 घंटा। पैकिंग करने के लिए आधा घंटा, 3 घंटा। चल मान ले और आधा घंटा ऊपर चाय पानी नाश्ता, 3.5 घंटा, 4 घंटे में चीजें होने चाहिए थी, अभी 6 घंटे हो गए, तेरा काम नहीं हुआ। इसका मतलब उसने 2 घंटा टाइम पास किया। इसके पापा ने तुरंत पकड़ लिया। टाइम स्टडी। हमारी मम्मी का भी टाइम स्टडी है ना। मान लो आपको किराना दुकान से कुछ लाने के लिए बोला, है ना, कोथंबीर विचंबीर लाने के लिए बोला, अर्जेंट बेसिस पे तुम जाते लेके आते, तुम आते 1.25 घंटे से, है ना, क्योंकि अकेले नहीं जाते, पूरे सोसाइटी को एक चक्कर मारते हिल लिए इधर क्या कर बच्चे। अरे मालूम क्या तेरे को क्या हो गया? उधर ही फिर यार भूल गए, अभी लाने का सामान, फिर लेके आते। फिर मम्मी तुम्हारे को मस्त कैलकुलेशन समझाती, रजनीकांत वाला, 5 मिनट जाने को, 5 मिनट चीज खरीदने को, 5 मिनट आने को, 15 मिनट, 5 मिनट ऊपर, 20 मिनट, 45 मिनट कैसे लगे? 20 मिनट के काम को 45 मिनट कैसे लगे? वो मैं ये वो ये हुआ। फिर एक मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, ऐसा टाइम पे अगर तुम फंस गए तो निंजा टेक्निक है बेटा। बोल देना आंटी मिल गए थे, पड़ोस की बिल्डिंग की किसी भी आंटी का नाम लेना, वो आंटी का नाम लेना जो चुगलीखोर है या झगड़ते रहती है। वो बता रही थी कि ये आंटी का मतलब मम्मी की बेस्ट फ्रेंड जो रहेगी उनका, या इसके बारे में बोल रही थी। हाँ क्या? मम्मी का ध्यान उधर डाइवर्ट, बट मम्मी मम्मी है, तब सुन लेती। फिर तुम रूम में जाके बैठते, फिर वो 5 मिनट से आती, पर तू 25 मिनट लेट क्यों आया? तू क्यों उससे बातें, पहले बात सुन लेगी, तू क्यों उससे बातें कर रहा था? वो तो है रिकामी, तो मेरे को कौन सा काम मिलता है? तो रीजन सिंपल है, टाइम स्टडी है ना बेटा। टाइम स्टडी जैसे लड़कों के साथ में हुआ है। लड़कों को सबसे फेवरेट काम होता है, मतलब जवानी के अंदर में जब नई नई गाड़ी सीखते, पापा अगर कोई काम बोल दे, जा बेटा लेकर गाड़ी चल, तरफ जाएगी। घर वाले बोलते रहे, जा भाई हाँ जा, आटा लेकर जा। ऐसे छूटते हैं। पहले अपने दोस्त को ढूंढने के कहा है, उसको बिठाएंगे, फिर अपनी आशिकी वाली गली में 2 चक्कर मारेंगे, ठीक है, अपना कुछ नहीं है तो इसके ही मार लेंगे। वो बेचारा हाथ कर रहा है, बात कर रहा है, अपन उधर ही खुश रहेगा। फिर घर वाले, फिर पापा कितनी बार जाके फिर पापा पकड़ लेते, बेटा जब मैंने तेरे को गाड़ी दी थी तब इतना मीटर घुमा हुआ था, तो 20 किलोमीटर कहाँ घूम क्या? आओ 20 किलोमीटर ना बाप्पा, 2 किलोमीटर पण नसेल गेलो, इथून इथंच गेलो होतो की, विचार तुम्ही त्या काकांना, ठीक है, कुछ भी बोल रहे है ना। तो भी घर वाले पकड़ लेते कि भाई देख, जिस हिसाब से तुझे टाइम लगा, इतने टाइम में तो इतना नहीं होता। मतलब क्या है, घर वालों का टाइम स्टडी है क्या? द आंसर इज यस। मेथड स्टडी। व्हाट इज इन बाय मेथड स्टडी? किसी काम को करने का तरीका। अभी देखो मैथ्स के ऊपर से इसको समझा तो,
मैथ्स के अंदर में सम सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं क्या, बट आप कौन सा मेथड यूज करते हैं जो आपको इजी जाता, सिंपल है ना, है ना। मेरे को तो सबसे इजी लगता था लॉन्ग स्टेप्स, वो जितना ज्यादा स्टेप्स में क्यों आंसर सही आता, मेरा जितना बड़ा वो स्टेप्स रहेंगे आंसर सही आने के चांसेस है। शॉर्टकट में मैं हर बार करता हूँ, अपना मैथ्स के साथ में 36 से नहीं जमता, नहीं जमता तो सीधा है भैया, सीधे सीधे रास्ते चलो, नहीं जमती चीज तो एक्सेप्ट कर लेने की। एक्सेप्ट करने में क्या, मैं भगवान थोड़ी ना हूं कि मेरे को सब चीज आती होगी, नहीं आती तो नहीं आती, है ना। आओ टाइम स्टडी, इट्स टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। मेथड, आप देखते हो कि किसी काम को करने के अलग अलग मेथड है, बट आप उसमें से वो मेथड सिलेक्ट करते हो जो सबसे बेस्ट है और आपके ऑर्गेनाइजेशन को सूटेबल है। थर्ड वन, मोशन, नॉट लूज वाला मोशन बेटा। व्हाट इज मीन बाय मोशन, मूवमेंट, एक्शन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मोशन। अब आपने प्लान किया, अब आप उसके ऊपर में क्या करोगे, वर्कआउट करेंगे, बट राइट डायरेक्शन में एक्शन रहेंगे तो रिजल्ट आएगा। सीए सब ले लेते हैं बट सीए पास नहीं होते, क्यों, राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स ही नहीं है, एक्शन गलत डायरेक्शन में ले रहे हो और फिर बोल रहे हो सर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। अबे एक्शन सही डायरेक्शन में लो। समझ में आ रही क्या बात, चलो बढ़िया। Motion study, the study of required motion means movement of an employee as well as of machine while completing a particular task is very important. It is helpful in eliminating unnecessary motion and finding the best method of doing a particular job. It also helps in improving the efficiency of employees. Motion technique is used to know whether some element of a job can be eliminated or the sequence can be changed for a smooth flow of task. What is in the motion? Simple सी बात, अभी वापस बताएंगे। फटिक स्टडी, व्हाट इज इन फटिक स्टडी, किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर में अननेसेसरी बर्डन तो नहीं हो रहा है। मेरे को लगता है यहाँ पे भी स्टडी करने की जरूरत है इसकी, फटिक स्टडी, क्योंकि फटिक के चक्कर में कितने लोगों की, हाँ फटिक स्टडी में क्या होता है बेटा, किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर में ज्यादा बर्डन रहता है, ठीक है ना, तो वो अच्छी से ऐसा फ्रीली काम नहीं कर सकता बेटा, है ना। यही अब भी देखा मेरी नजर, मेरा मेरा भगवान ने तीन चीजें अपनी बहुत स्ट्रांग हुई है, सुन भी बहुत अच्छा पसंद देते, ठीक है, हाँ चलो क्या, जानलेवा मतलब बर्डन हो गया ना किसी के ऊपर में, जानलेवा मतलब किसी के गर्दन थोड़ा ना पकड़ के रखे। भाग मिलकर भाग देखी है, किसने नहीं देखी, सब नहीं देखी है। उसके अंदर में जब वो रेस लगाता है, रेस है ना, वो पहली रेस जिसमें वो जीत जाता है तो वो बोलता है मेरी वो है ना दूध अंडा फटीक माफ हो गई, मालूम है, फटीक माफ हो जाता है, मतलब उनको जो ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है वो माफ हो जाता है, किसको, स्पोर्ट्स पर्सन को। वो बोलता है ना स्पोर्ट्स पर्सन को क्या मिलेगा, दूध और अंडे, फिर जीतने के बाद में उनको क्या मिलता है, भैया तुम्हारी फटीक भी माफ, मतलब उनको जो परेड बाकी का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप उनको किस पे फोकस करना है, स्पोर्ट्स पे। चलो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स और इक्विपमेंट, है ना, इसका एग्जांपल दिया था कि मैंने, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स और इक्विपमेंट, याद करो पहले, है ना। मैंने आयुष को बोला था गुड्स की डिलीवरी देने कातराज में गाड़ी से, हाँ कितना मिनट लगता है, तो 20 से 25 मिनट, मतलब मान लो सारे सिग्नल फॉलो करके 30 मिनट लगता है। फिर मैंने इसको कौन सी गाड़ी दी, लूना, है ना, 1.5-2 घंटे में पहुंचेगा ये, 1 घंटे में भी नहीं पहुंच सकता, ये आधे रास्ते में फेंक देगा गाड़ी को, अगर वो पेट्रोल खत्म होगा पैडल से तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इमेजिन तो करो कितना क्यूट दिखेगा ये, है ना। साइकिल वाला भी, दादा येऊ का, अच्छा गावात साइकिल वाला भी चला गया, ठीक है ना। हाँ तो क्या स्टैंडर्ड टूल्स और इक्विपमेंट, अगर आपको प्रोडक्शन करना है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन चाहिए तो आपको उसके हिसाब से टूल्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया गया है कि बिल्डिंग मटेरियल अच्छा रहेगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। वेल्डिंग वाला है उसको ग्लासेस देने चाहिए, मास्क आता है, फेस मास्क आता है उसका, पता है वो ऐसे पकड़ के वेल्डिंग करते रहते हैं ताकि उसके फेस को वो अफेक्ट ना हो। पेंट करने वाले को मास्क जरूरी है, ये लोग यूज नहीं कर रहे, बहुत साइड इफेक्ट है इसके। मास्क के अंदर में इतना केमिकल होता है जिससे कैंसर होता है इसके अंदर में, स्प्रे पेंट के अंदर में। तो आप वो अगर मास्क नहीं लगाते हुए अगर अंदर जाता है तो आज नहीं कल आपके फेफड़े खराब करेगा। इसीलिए माइनिंग जहां पे होती थी ना पहले, अब प्राइवेटाइजेशन होने का रीजन पीछे ये भी है
माइनिंग के अंदर हमें कभी भी एकदम यंग लेबर्स को वो अपॉइंट करते हैं, क्योंकि अगर माइनिंग के अंदर में अगर आप काम करते हो, कोल माइनिंग जब इंडिया में थी 45-50 में आप निपट जाओगे, कोल की पूरी डस्ट अंदर जाती है। इवन आपके आजू बाजू में कभी देखना वो जो ये रहते चक्की वाले, आटा चक्की वाले, है ना, वो अगर कान के अंदर में रुई नहीं डालेगा ना, या मास्क नहीं लगाएगा, ठीक है, या चश्मा नहीं लगाएगा, तो उसकी आंखें खराब होने वाली है, उसका थ्रोट का प्रॉब्लम होगा, और उसके सुनने की बीमारी होगी। 40 तक क्या है, क्योंकि आवाज इतना लाउड रहता है उसका, कितनी उड़ती है डस्ट, तुम देखो ना उनके आई स्लैशेस पे भी ऐसे बैठा हुआ रहता है इतना। तो ये उनको समझना चाहिए। मैं तो एक दो बार हमारे इधर वाले को समझा के दिया, बोले मास्क लगाया, तो मेरे को उल्टा बोला, बोले गुदमरता, बोले मास्क लगाने से उससे मरूंगा कि नहीं मालूम नहीं, इससे मर जाऊंगा। बोला फिर कर ले भाई तू। जब इंसान को अगर नहीं समझ में आ रही है ना, छोटे छोटे बच्चे, फिर बच्चे बोलेंगे पापा तो सुनते बैठना बेटा बहरा होकर। तो स्टैंडर्ड टूल और इक्विपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए तो, ठीक है। अभी जैसे फ्रिज है, और जितना हाई क्वालिटी का फ्रिज और ऐसी फैसिलिटी दोगे, उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म वहां पे जो आपके स्टोर्ड गुड्स है वो उसकी लाइफ बढ़ेगी। साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब क्या होता है? टेलर emphasize need for fixing a Faraday work. Scientific work setting is an important to prevent employee from doing work below their capacity. मतलब साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब मैंने बोल दिया भैया तुमको एटलीस्ट एक पर्सन को 10 क्वांटिटी बनाना है। अब समझ में आया स्टैंडर्ड? ये 10 क्या हो गया? स्टैंडर्ड। अगर बिलो 10 कोई गुड्स बना रहा है, मतलब वो अपनी कैपेसिटी के अंडर काम कर रहा है, तो उसका पगार हम कट करेंगे। अगर किसी ने 10 प्रोड्यूस करे तो उसको सैलरी मिलेगा, और 10 से ज्यादा प्रोड्यूस करे तो एप्रिसिएशन, कमीशन। सिंपल है ना, कितना सॉर्टेड चीज है। अब 10 से बिलो वाला फाइंड आउट करना बहुत इजी है, क्योंकि वो अंडर कैपेसिटी काम कर रहा है ना। देन साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग। जब आप किसी को जॉब पे अपॉइंट करते हो, किसको करोगे बेटा जॉब पे अपॉइंट? अच्छा ऐसा है क्या कि मतलब चेहरा देख के कर लेंगे, हाँ भाई तो कल से काम को आ जाना? नहीं, इंटरव्यू होगा, हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा सिलेक्शन हो गया, मतलब मान लो है ना, सिलेक्शन कर लिया अपन ने माने का, और कल से बोला काम पे आ जा, वो डायरेक्टली काम करना चालू कर देगा कल से। क्यों? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अरे उसको बताना पड़ेगा ना कि ये काम ऐसे होता है। वो आके बैठ गया इधर, तुमको क्या लगता है ओमकार भैया डायरेक्ट आके पीसी से ऑपरेट करना सीख गए क्या? नहीं, ट्रेनिंग दी गई ना। अगर कितने लोगों ने पहले देखा होगा, तो मैं बताता था उसको यहाँ लगाना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, वो सीख गया, उसका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है। उसको तो बोला मैं पढ़ाई वढ़ाई कर भाई, मत लगे ना में। देखो फ्यूचर इंपॉर्टेंट है उसका। यहाँ पे करेगा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, टेक्निकल भी हो गया 50, घर गुजारा नहीं होता। मैं तो बोलूंगा तू वो आदमी बन 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीने वाला, सीख पढ़ आगे जा। सिंपल बात है। इतना सेल्फिश नहीं हूं मैं कि उसका फ्यूचर खराब करूं। हाँ उसका एग्जाम चल रही, सबसे ज्यादा पढ़ाई में डांटा हूंगा उसको मैं। एग्जाम में जाओ, भागो, पढ़ाई करो, ठीक है। वो बोलते नहीं वहां पे पढ़ाई करके गए कि लेते नहीं अंदर, तुम्हारे बस का नहीं होता। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर प्लानिंग इज अ सेपरेट फॉर इंप्लीमेंटेशन। इन्होंने दो इसमें डिवाइड किया गया है फंक्शन को। एक बताया प्लानिंग लेवल, दूसरा बताया इंप्लीमेंटेशन लेवल। ये अपन साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट वेज रेट प्लान, ये क्या होता है? पहला, अच्छा पहला चैप्टर है ना, फिर ठीक। डिफरेंट पीस रेट वेज प्लान मतलब क्या होता है? ये आया था टेक्सटाइल के अंदर में। जो जितना पीस ऑफ क्लॉथ बनाएगा उतना हम उसको पेमेंट करेंगे। अभी जैसे मान लो मेरे अंकल है, एक्चुअल में इनका फैक्ट्री है। काय का फैक्ट्री पता है? कूलर का। अकोला में इनका फैक्ट्री है। तो इन्होंने क्या करा था उस टाइम पे, हमको बोला था कि जैसे हम बच्चे भी थे, ये वो यहाँ पे लेबर थे, ये 75 रुपीज देते थे एक कूलर फिटिंग का। कूलर मैन्युफैक्चरर सब है, आपको क्या करना है उसको असेंबल करना है। समझ में आ रहा है? मतलब उसके नट बिट लेने, सब पूरा कूलर बना के रेडी करना, इसकी ये 75 रुपीज पे करते एक पीस का। अब आप जितने पीस असेंबल करो उतने पैसे लेके जाओ। तो मेरे को एक बात बताओ, इससे क्या फायदा होगा?
इफिशियंसी बढ़ेगी। मान लो, हाँ, अब मान लो साहिल को अगर, है ना, साहिल और माने बोले चलो चाय पीने जाते हैं। माने बोले कि मैं नहीं आता। चाय पीने को जाते 15-20 मिनट लग जाता, मैं 15 मिनट में एक कूलर फिट कर लेता। मेरे 75 रुपए का नुकसान है। पहला नुकसान 75 रुपीज का, दूसरा चाय पियेंगे उधर 20-25 रुपए, अल्टीमेटली 100 रुपए गए। तो बेटर है, ये टाइम गलाएगा ही नहीं, इफिशियंसी इतनी मैक्सिमम रहेगी। इसके दिमाग में सीधा कैलकुलेशन है ना सर, क्या ये उस टाइम का बोल रहा हूं मैं, आज से 10-12 साल पहले का। मान लो, हाँ, हाँ, बहुत, नहीं नहीं, ठीक है, वो उसको टाइम लगता है, उतना फिटिंग प्रॉपरली चाहिए। हाँ, तब बहुत वैल्यू चाहिए इसकी, बहुत ज्यादा है। अब मान लो कि अगर मैं 10 कूलर फिट कर लेता हूँ, नहीं, बट कूलर फिटिंग इतना 15 मिनट में नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, और लगता है इधर उधर कट लगते हैं उसके। मैं अभी हमारे घर पे मंगवाया उनसे, उसको जब हमने डिसेंबल किया, हालत खराब हो गई थी उसको रखने में, ये वो पैकिंग में। तो 10 किए, कितना बेटा, 750 रुपए, बहुत बड़ी बात है, 750 रुपए। अकोला में तो मतलब बाबा 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 बाबा। तो इतना, अब उसको सीधा कैलकुलेशन है दिमाग में, मैं जितना ज्यादा प्रोड्यूस, इसके वजह से क्या होगा, उसकी इफिशियंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। फिर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उचकाने की जरूरत है। कितने बनाए तूने? 10, मेरा दोस्त 16 करके गया आज, है ना। अब माने ने बेचारा चाय पीने नहीं गया, मालूम पड़ा साहिल ने चाय पी के भी 16 कर दिए। अब रात भर नींद नहीं आती उसको, जबकि उसने उसके मेहनत का ले लिया, ठीक है ना। हाँ, जबकि एक्चुअल में साहिल ने 6 किए थे, आगे वाले ने 16 बोल के उचका दिया। दूसरे दिन 6 बजे पहुंच जाएगा वह फॅक्टरी पे। आजच्या गावात आज बघा तुम्ही, नाही आज 25-30 फीट केले तर। चलो फटाक से एक बार पढ़ के निकालो, फिर वही अपना रूल साथ में पढ़ेंगे, और थोड़ा स्पीड से पढ़ो। अभी कितने ऑर्डर आए आज? बाय सीएनसी ऑर्डर टाटा एग्जीक्यूटेड एवरेज प्राइस 1154, 100 क्वांटिटी। ओके, बाका बिगल, क्या रेट है, क्या रहेगा? क्या कर रही है? कैसे ठूस रही जब से, मैं भी खा रही, खाने की कोशिश है। जगह डब्बा खुला है, बाजू वाले की सरकार ने खराब की।
चलो हो गया क्या? और क्या थोड़ी नहीं है भाई, हो गई। टाटा हो गया, सेल सीएनसी हो गया, एक सेल किया, एक बाई किया। आज मूड में दिख रहा है ट्यूसडे। अच्छा चलो फटाफट पढ़ लिया क्या? कुछ नया मिला? चलो फटाफट से रिवीजन कर लो। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अभी इसके अंदर पढ़ने वाला जरूरत नहीं। ये बोल रहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या है? आपके पर्सनल जजमेंट यहाँ मैटर नहीं करेंगे, आप साइंटिफिक वे से जाओ। पहला चीज। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये बोल रहा है कि भैया आपके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, पीसफुल एनवायरनमेंट होना जरूरी है। अगर कोई भी डिस्प्यूट रहेगा तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन बोल रहा है, ये बोल रहा है अपनी साइकोलॉजी चेंज करो। मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं और एम्प्लॉय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर ऐसे करोगे तो काम नहीं होने वाला। देन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या है? हमको यहाँ पे एज अ टीम काम करना है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल काम नहीं करना है। देन ये अगर आप देखोगे तो वहीं से तो मैच कर रहा है, वहां पे भी बोला था कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का है। सेम डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी देयर, और वो भी कौन से बेसिस पे बेटा? एक्सपर्ट, स्किल और टैलेंट। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा इनका बॉन्डिंग रहेगा उतना ज्यादा आप अच्छे से काम कर पाओगे। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर में आप देखो चार: टाइम स्टडी, मेथड, फिर मोशन और फटीग। टाइम स्टडी के अंदर में काम करने को कितना टाइम, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कितना टाइम लगता है। देन दूसरा आ रहा था आपका मेथड, सबसे बेस्टेस्ट मेथड कौन सी है। थर्ड आ रहा था मोशन, उसके ऊपर में रिक्वायर्ड एक्शन क्या है, कौन सी एक्शन आपको लेनी पड़ेगी। थर्ड वन फटीग, कि अननेसेसरी किसी के ऊपर में बर्डन ना रहे। अब अगर आपको टारगेट पूरा करना है तो आपको स्टैंडर्ड टूल्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देन साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग। किसी को भी आप जब सिलेक्ट करते हो वो तुरंत काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, आपको उसको सिलेक्शन के बाद में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद में
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये बोला था कि डिफरेंट पीस वेज रेट प्लान, अलग अलग आप जितना प्रोड्यूस करोगे अकॉर्डिंग टू दैट आपका वेजेस फिक्स की जाती है। ये आता है प्लानिंग लेवल। देखो ये सिर्फ नाम पढ़ने इसके, है ना। प्लानिंग लेवल और इम्प्लीमेंटेशन लेवल। प्लानिंग लेवल पे एक टीम है जो प्लानिंग करती है, उसको बोलते हैं रूट क्लर्क। ये बताएगा, देखो ये बता रहा है, कर नहीं रहा है, टेल हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, एक मशीन से दूसरे मशीन पे काम कैसे जाता है। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, ये काम किस तरीके से कंप्लीट होगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इस काम को करने में कितना वक्त लगेगा और कितना खर्चा आएगा। डिसिप्लिन, इंश्योर दैट वर्क जो हो रहा है वो एज पर फैक्ट्री रूल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये किस में आएगा बेटा, प्लानिंग लेवल। अब इंप्लीमेंटेशन लेवल पे क्या आया, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे गैंग बॉस। गैंग बॉस मतलब क्या है, एक्चुअल गेट्स द वर्क डन, ये आपसे खड़े रह के काम करवा के लेगा। सेकंड स्पीड बॉस, ये इंश्योर करेगा कि आपकी एफिशिएंसी प्रॉपर है क्या नहीं, है ना, चलो फास्ट काम करो, फास्ट काम करो, फास्ट काम करो। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस देखेगा सारी मशीनरी प्रॉपरली वर्कआउट कर रही है, ये चेकआउट करेगा कि अगर मशीनरी प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रही है तो उसको किसकी जरूरत है बेटा, रिपेयरिंग की। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का काम होता है इंस्पेक्शन, ध्यान देना, इंश्योर दैट वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। इंस्पेक्शन इज एन पार्ट ऑफ कंट्रोल, तभी आप स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हो। डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान मतलब क्या है, आप जितने गुड्स प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट आपको वेजेस पे किए जाएंगे। अब इसमें कोई डाउट, आज जाके घर पे क्या करना है बेटा, पूरा चैप्टर पढ़ के निकालना, ठीक है। और नेक्स्ट वीक मंडे तक के मोस्टली आपको सबको नोट्स मिल जाएंगे, कल तक ही मिल सकते हैं वैसे तो, मैं नेक्स्ट वीक बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक तो आपके हाथ में नोट्स रह जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर देंगे। और मैं हमेशा एक बात बोलते रहता हूँ, कान खोल के सुन लो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, जैसे चैप्टर हुआ उसको आप अच्छी से प्रिपेयर कर लेना, टेस्ट कभी भी होगी उसके लिए रेडी रहो। फिर बाद में ये नहीं बोलना कि सर मेरे को नहीं मालूम था टेस्ट है क्या, क्योंकि हम आपको टेस्ट प्रायर इंटीमेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बच्चे भाग जाते, तबीयत खराब होती, इसलिए कुछ नहीं बेटा। तो प्रिपेयर रखो अपने आप को, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।